नमस्कार, ज्ञान समग्र चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता, जो कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है और कक्षा 12वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए निर्धारित है। वैसे तो इस क्लास में हरिवंश राय बच्चन की दो कविताएं पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, एक तो आत्मपरिचय और दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दोनों कविताओं की कंप्लीट व्याख्या, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य से संबंधित वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वर्ष 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए आत्मपरिचय कविता को हटा दिया गया है, लेकिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है यह जो गीत है ये अभी भी पाठ्यक्रम में है। तो आज के क्लास में हम इसी गीत के संक्षिप्त भावार्थ को देखेंगे और साथ ही पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन की रचना निशा निमंत्रण से ली गई है। इसमें कवि ने जीवन और प्रकृति के सहज उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि प्रेम का आलंबन और उससे मिलने का भरोसा हमारे जीवन को गतिशील बनाता है, जबकि प्रेम का अभाव किस प्रकार हमारे जीवन को गतिहीन और शिथिल कर देता है। जैसे जैसे शाम होती है, एक थका हुआ पथिक भी अपने कदम यह सोचकर और तेज कर देता है कि उसकी मंजिल, उसका घर बहुत दूर नहीं है और रात होने से पहले उसे वहां पहुंचना है। दिन ढलने के साथ ही एक चिड़िया भी अपने पंखों को तेज फड़फड़ाकर घोंसले में यह सोचकर जल्दी पहुंचना चाहती है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। कवि अपने जीवन में प्रेम का अभाव महसूस करता है, इसी कारण उसके कदम शिथिल और हृदय भावुक हो जाता है। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। वैसे तो 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए आत्मपरिचय पाठ को हटा दिया गया है, तो इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कविता से प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरे पाठ में कुल 6 प्रश्न हैं, जिनमें से 4 प्रश्न आत्मपरिचय कविता से संबंधित है और 2 प्रश्न दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से संबंधित है। तो हम सभी 6 प्रश्नों को यहाँ वीडियो में शामिल करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके सीधे प्रश्न संख्या 4 पर जा सकते हैं, जो कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से संबंधित है। पहला प्रश्न हम देखते हैं। कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। विपरीत से लगने वाले इन कथनों का क्या आशय है? तो आत्मपरिचय कविता की पहली ही पंक्ति है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, और अगली पंक्ति कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो ये बातें परस्पर विरोधी लग रही हैं। एक तरफ कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, दूसरी तरफ कहता है कवि कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। ये जो परस्पर विरोध नजर आ रहा है, ये विरोध क्यों नजर आ रहा है, इसी को आपको इस उत्तर में स्पष्ट करना है, इसका आशय स्पष्ट करना है। इसका उत्तर देखते हैं। जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि यह सांसारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है तथा सुख दुख, हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि यह कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता है, वह संसार की निरर्थक बातों, आलोचनाओं पर ध्यान न देकर के केवल प्रेम पर केंद्रित रहने की बात करता है। आम व्यक्ति समाज की आलोचनाओं से डर कर जीता है, जबकि कवि संसार की आलोचनाओं की परवाह नहीं करता और जीवन में वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं। ये एक दूसरे के विरोधी न होकर के बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहता है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो आत्मपरिचय कविता में एक पंक्ति है कि नादान वही है हाय जहां पर दाना। ऐसा क्यों कहा गया है? तो यहाँ दाना का क्या अर्थ है, नादान का क्या अर्थ है, और दाना के पास ही नादान क्यों रहते हैं,
इस बात को अगर आपने कविता को ठीक से समझा है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। दाना यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है और नादान यानी मूर्ख व्यक्ति इन्हीं भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है, इसीलिए वह जीवन सत्य यानी सच्चे प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाता। कवि ने प्रेम रूपी जीवन सत्य को छोड़ करके भौतिक सुख साधनों के पीछे भागने वाले और संग्रह वृत्ति में पड़े इन्हीं लोगों को नादान कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं और जग और कहां का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। आत्मपरिचय कविता में एक पंक्ति आती है कि मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना ऐसे जग रोज मिटाता। तो कवि यहां पर जो और शब्दों का बार बार प्रयोग किया है, इसकी क्या खासियत है, क्या सौंदर्य है, इसको स्पष्ट करना है। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो पहला और है वो मैं के संदर्भ में मैं को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कवि को, यानी कवि बता रहा है कि मेरा स्वभाव इस संसार के लोगों के स्वभाव से और मतलब भिन्न है, अलग है। दूसरी तरफ जो तीसरा और है ये कह रहा है जग और, यानी जग जो है इसका स्वभाव अलग है, इसका स्वभाव कुछ और है। तो ये जग के विशेष स्वभाव की ओर संकेत करता है। और बीच में जो और है ये दोनों को जोड़ने के लिए काम आ रहा है, यानी दोनों के बीच संयोजक अव्यय के रूप में काम आ रहा है। और ये बता रहा है कि ये वाला मैं के साथ जो और है वो और जग के साथ और है, ये दोनों एक ही चीज नहीं बल्कि अलग अलग है। तो इसी को आपको समझा करके लिखना है। अगर आपने कविता ठीक से समझी है तो इसका उत्तर आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। और जब एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो और अलग अलग सेंस में उसका अर्थ निकले तो यहाँ पर यमक अलंकार भी होता है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं इस उत्तर में। यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है और अलग अलग आशय है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है, वह आम आदमी की तरह भौतिक चीजों के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता। तीसरे और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है, यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। दूसरा जो और है वह योजक पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है और यह सूचित करता है कि कवि और संसार दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शीतल वाणी में आग लिए होने का क्या अभिप्राय है। यह भी पंक्ति आत्मपरिचय कविता की है। मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, तो इसमें एक विरोधाभास नजर आ रहा है कि एक तरफ कवि की वाणी शीतल है, दूसरी तरफ उसमें आग भी छिपी हुई है। तो ये अपने आप में एक विरोधी विचार एक ही पंक्ति में नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के विचार जहां पर आते हैं वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है। आत्मपरिचय में कवि के कथन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। इसमें किस तरह का विरोधाभास है उसको स्पष्ट कीजिए, यानी आपको ये बताना है कि अगर उसकी वाणी शीतल है तो शीतल कैसे है और उसमें आग है तो वो आग क्या चीज है, दोनों को स्पष्ट करना है। अगर कविता आपने ठीक से पढ़ी है तो आप इसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, यानी उसकी कविता मनोरम है, परंतु उसके मन में विद्रोह असंतोष का भाव प्रबल है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, उसके हृदय में विरह की आग है। कवि अपनी इसी पीड़ा, असंतोष और विद्रोह के भाव को अपनी कविता के माध्यम से कोमल वाणी में व्यक्त करता है। अतः यहाँ शीतल वाणी और आग में विरोधाभास नहीं बल्कि विरुद्धों का सामंजस्य है। तो ये रहा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये प्रश्न जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता से लिया गया है। तो ये 2021 के बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है शाम होने पर बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते हैं। बच्चों को कई चीज़ों की ज़रूरत होती है माँ से। एक तो दिन भर अपने माँ से दूर रहते हैं, तो शाम के समय उन्हें उम्मीद होती है कि माँ आएगी, उन्हें दुलार करेगी और माँ के स्नेह भरे स्पर्श
को वो चाहते हैं। साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि माँ जब लौटेगी तो हमारे लिए कुछ न कुछ दाने लेकर के आएगी, जिससे हमारी भूख मिटेगी। तो इन्हीं दो बातों को आपको लिखना है। चिड़िया के बच्चे इन्हीं दो बातों के लिए माँ की आशा कर रहे होंगे। चिड़िया दिन भर अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाने की तलाश में भटकती रहती है। शाम ढलने पर बच्चे माँ के वापस लौटने की राह देखते रहते हैं कि माँ उनके लिए दाना लाएगी। साथ साथ वे माँ का स्नेह भरा स्पर्श पाने के लिए भी प्रतीक्षा करते हैं। इसी उम्मीद में बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। आसान उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये वास्तव में एक कविता नहीं बल्कि एक गीत है। और गीत में क्या होता है, अंतरा होता है और मुखड़ा होता है। गीत का जो मुखड़ा होता है वो हर अंतरे के बाद बार बार दोहराया जाता है। तो कविता के हर पैराग्राफ के बाद ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति दोहराई जाती है। इससे पता चलता है कि ये वास्तव में क्या है, एक गीत है। तो इस गीत की इस पंक्ति को बार बार दोहराने से कविता में किस विशेषता का पता चलता है? तो आप ये समझिए कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो जैसे लगता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। वहीं हम बैठ करके खाली किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो समय कटता ही नहीं है, समय जल्दी जल्दी बीतता ही नहीं, जैसे लगता है कि समय कितना लंबा हो गया है। लेकिन जब हम कुछ काम करते हैं, जैसे आपको दिया गया कि आधे घंटे में ये काम करना है, तो आपको लगेगा कि समय इतनी तेजी से भाग रहा है और काम अभी पूरा नहीं हो रहा है। यही हाल परीक्षा में होता है। 3 घंटे के लिए आप परीक्षा में बैठते हैं, जैसे लगता है कि आपका अभी पेपर पूरा ही नहीं हुआ और 3 घंटे बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो एक ऐसा लगता है, होता नहीं है। तो वैसे ही दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इससे ये लग रहा है कि लक्ष्य तक पथिक या चिड़िया पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन समय जल्दी जल्दी बीतता हुआ सा मालूम होता है। इसी को आपको लिखना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता ही नहीं चलता। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय के निरंतर चलायमान होने की प्रवृत्ति को बताती है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अतः समय के साथ तालमेल बिठाना प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। तो इस तरह से आपने दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस पाठ का संक्षिप्त भावार्थ भी देखा, आत्म परिचय कविता है उसके भी प्रश्न उत्तर देखे, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कविता से संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर भी आपने देखे। तो अगले वीडियो में किसी नए पाठ के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।